अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीडीएम एपीडीएम होने से बच गया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपने मंशूर पर अमल करता हूँ। अगर मैं कठपुतली हूँ तो फिर अपने मंशूर पर अमल कैसे कर रहा हूँ? कठपुतली तो अपने मंशूर पर अमल नहीं करते होते। तो देखते हैं भाई, वज़ीर आज़म देखेंगे क्या भाई, पता ही है खान साहब अपने मंशूर पर कितना एक अमल करते हैं। वो सिवाय इनको रुलाऊंगा वाली बात के बाकी तो कोई अमल नहीं कर रहे। रुलाया तो है उन्होंने, पोजीशन को ठीक ठाक रुलाया है, जेलों में पड़े हैं और फिर अवाम भी रुल गए, खाली पोजीशन तो नहीं रुली। लेकिन खैर, अब जो पहला नुकता है वो एपीडीएम का, और एपीडीएम के मुतालिक मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में गुजारिश की थी कि मुस्लिम लीग नून वहाँ जाएगी जहाँ पीपल्स पार्टी जाएगी, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा। तो वो पीछे मुस्लिम लीग नून इसलिए जाएगी क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर इंतखाबात में जाएगी तो मुस्लिम लीग नून की मजबूरी बन जाएगी। पीपल्स पार्टी अगर ज़मीनी इंतखाबात लड़ना चाहेगी तो मुस्लिम लीग नून वो मैदान नहीं छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी अगर सेनेट के इंतखाबात में जाएगी तो मुस्लिम लीग नून की मजबूरी होगी, और फिर दोनों जमातें मौलाना फजल रहमान साहब की मजबूरी है। ज़ाहिर मौलाना साहब आइसोलेशन में तो सियासत नहीं करेंगे, तो वो एक ख़तरा था, एक खदशा था कि शायद कहीं मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अगर अड़ गए तो फिर शायद पीडीएम एपीडीएम बन जाए। वो एपीडीएम वाला किस्सा मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह पीपल्स पार्टी को निकाल के बाहर कर दिया गया था, और उसके बाद फिर एपीडीएम में नवाज शरीफ साहब भी जो है वो पीछे आकर पीपल्स पार्टी के साथ चल पड़े थे और 2008 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और एपीडीएम ने नहीं लिया था। अब भी सूरत हाल कम से कम जो इनकी जो असल जो है इनका एजेंडा या असल नुक्ता, उस मामले पर सूरत हाल वही बन गई थी जो एपीडीएम में बनी थी। तो मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि वो माजी में तजुर्बा था, तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश उन्होंने की होगी और की भी, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ कायल हो गया। पहले हुआ ये था कि पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी साहब को मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब ने वो घेर घूर के उनके साथ उससे इत्तेफाक करवा लिया था, फैसला करवा लिया था, उसको आमादा करवा दिया था उनको कि जनाब इस्तीफे देकर बाहर आते हैं, और ताकि सेनेट के इंतखाबात रुक जाएँ और हुकूमत को घर भेजा जाए। और आसिफ जरदारी साहब ने उनसे इत्तेफाक भी किया था, लेकिन इस शर्त पे कि पीडीएम के ज़रिए फैसला होगा, पीडीएम में बैठेंगे, सारी डेलिब्रेशंस होंगी, मैं अपना नुक्ता रखूँगा, आप अपना नुक्ता रखिए, आप मुझे कायल कर लें तो ओके। लेकिन हुआ ये कि फिर आसिफ जरदारी साहब ने उसके बाद जो पीडीएम के इजलास हुए उसमें, और ख़ासतौर पर जो लाहौर इजलास हुआ इस्लामाबाद में 8 दिसंबर का, फिर 14 दिसंबर के जो लाहौर में इजलास हुए, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने अपने सारी चीज़ें खुल के रखी। इस्तीफ़ों का फैसला जमा करने का, क्या कायदीन के जमा करने तक का फैसला हो गया कि इस्तीफे जो होंगे दोनों पीडीएम के अरकान जो हैं, पीडीएम की जमातों की कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान, वो अपने इस्तीफे अपने लीडरान के पास, अपनी क़यादत के पास जमा करवा देंगे। इस बात पे इत्तेफाक हो गया था। और उससे आगे फिर जब हुआ कि जनाब अब इस्तीफे आगे जमा करवाएं, तो पीपल्स पार्टी ने कहा भाई रुको, ये बात नहीं हुई थी, अभी हुई थी नहीं थी। पीपल्स पार्टी कह रही थी हमारे साथ ये बात नहीं हुई थी, हमारे साथ बात ये हुई थी कि जनाब इस्तीफे जो है वो क़यादत अपने पास लेकर जमा करवा ले और आखिरी हथियार के तौर पे, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल वो सारी बातें थी जिसको, और पीपल्स पार्टी की इसी में 29 दिसंबर को फैसला हुआ कि जनाब सेनेट के इंतखाबात में जाएंगे और पीडीएम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे, पार्टी का जो डिसीजन है वो पीडीएम में रखेंगे। तो वो जो इजलास हुआ पीडीएम का उसमें रखा गया, और उस इजलास में अब 2 नुकात थे, सेनेट के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात। तो ज़िमनी इंतखाबात में फैसला कर लिया पीडीएम ने कि हम ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। हालांकि मौलाना साहब का था कि किसी इंतखाबात में जाने का मतलब है इस हुकूमत को लेजिटिमाइज़ करना, इस हुकूमत को कानूनी हैसियत देना, या इस हुकूमत को इम्पोर्टेंस देना, इसको मान लेना, तस्लीम कर लेना। तो वो हुआ ये कि जनाब वो तो मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ था वो मौक़िफ़ अब हो गया, ज़िमनी इंतखाबात के हद तक वो मुस्तरद हो गया, और पीपल्स पार्टी का जो फैसला था अडॉप्ट किया, या पीपल्स पार्टी अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गई पीडीएम को। तो फैसला ये हुआ कि जनाब इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे, सेनेट इंतखाबात का मामला बाद में होगा, और उसके बाद में क्या होगा, बाद में यही होगा कि जनाब अब सेनेट इंतखाबात में जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि उस वक्त तक ये कोशिश की जाएगी कि किसी तौर पर हुकूमत को, असेंबलियों को ख़त्म किया जाए, घर भेजा जाए, ये कोशिश जारी रहेगी, मगर इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, ये तय है। ये जो एक चीज़ जो होनी है वो यही है कि इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, इस्तीफ़े रखे जाएंगे। अब जब समझा जाएगा कि अब हुकूमत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब ये वाला इस्तीफ़ों वाला वार बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, असेंबलियाँ चली जाएंगी, तो फिर इस्तीफ़े दिए जाएंगे, फिर उसका नतीजा जो भी हो। लेकिन अगर जिस पोजीशन में आज है हुकूमत या पीडीएम जिस पोजीशन में आज है, इस पोजीशन में अगर सेनेट इंतखाबात से पहले तक रहती है, मतलब फरवरी के आखिर में या मार्च के आगाज़ में,
तो फिर सेनेट के इंतखाबात में अपोजिशन जाएगी, PDM फिर सेनेट के इंतखाबात में जाएगा, ये तय है। अब ज़ाहिर है लेकिन ये फैसला अभी ऐसे फौरी तौर पर ये करेंगे नहीं। और इसी दौरान बाकी चीज़ें जो हैं वो मुजाहिरे मजदूरों का दोबारा ऐलान हो गया, नैब के दफातर के सामने मुजाहिरे होंगे, और दूसरा ये कि खुलकर तनकीद करेंगे। मौलाना साहब ने कहा हमने फ़ौज पर खुलकर तनकीद करनी, फ़ौज के सियासी जो फ़ौज का मतलब वो जो अस्करी क़यादत है जो सियासत में मुदाखलत करती है बकौल उनके, उन पर तो हम खुलकर तनकीद करेंगे, और ये सारा कुछ चलता रहेगा। ये हुआ PDM में। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें की हैं, लेकिन जो फोकस्ड बात है वो है कठपुतली वाली कि जी मैं कठपुतली नहीं हूँ, और जो मुझे कहते हैं कठपुतली है तो वो बताएंगे अगर मैं कठपुतली हूँ तो अपने मंशूर पर अमल कैसे कर रहा हूँ। अब बाकी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की है, लेकिन मैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो जब वो अपोजिशन में थे, जब वो इंतखाबात के जलसे करते थे, वो जलसे मैंने उनके देखे हुए। उन जलसों में उनका सबसे बड़ा नुक्ता ये होता था कि मेरे पाकिस्तानियों, आपका वज़ीर-ए-आज़म अगर मैं बना, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो फिर यकीन रखें कि आपका वज़ीर-ए-आज़म आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन हुकूमत में आने के बाद मैं अपने ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ भाई, हुकूमत में आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से कभी कभी सच बोला है, मतलब कभी कभी कोई। अब जैसे उस दिन सच बोला था इन्होंने, एक सच बोला था कि जी मैं तैयारी के बगैर आ गया हुकूमत में, मुझे ब्रीफिंग्स नहीं दी गई, यानी मुझे प्रॉपर ट्रेन नहीं किया गया। तो वो ये उन्होंने कहा था कि तैयारी के बगैर जो है मैं हुकूमत में आ गया। तो ये एक सच था। और एक सच ये कि पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, इसको चलाना आसान नहीं है, ये भी एक सच है। बाकी नौकरियां इन्होंने कहा था 1 करोड़ दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि जी मैंने इंतखाबात से पहले भी कहता था, वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी कहता था कि पाकिस्तान को चलाना आसान नहीं है। तब नहीं कहते थे खान साहब आप, तब तो आप ये कहते थे कि ईमानदार क़यादत चाहिए, पाकिस्तान चल जाएगा। मैं आऊँगा 5,000 अरब टैक्स जमा करवा के दिखाऊंगा, मैं आऊँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारा कुछ छोड़ छाड़ पाकिस्तान आ जाएंगे। वो जो झील वाले डॉक्टर साहब हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, वो मतलब उस तरह के लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे थे, आस लगाकर बैठे थे जनाब खान साहब आएंगे, ईमानदार क़यादत आएगी तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ईमानदार क़यादत अब कह रही है कि जनाब मैं पहले भी कहता था कि पाकिस्तान चलाना मुश्किल काम है, खान साहब भी आप पहले नहीं कहते थे। आप अपने मंशूर पर अमल दरामद की जो बात कर रहे हैं, मंशूर तो था आपका 1 करोड़ नौकरियां देने का, 50 लाख घर देने का, पेट्रोल सस्ता करने का, टैक्सेस कम करने का, यानी वो वाले जो टैक्सेस है पेट्रोल वगैरह पे वो वाले कम करने का, और इंसाफ का बोलबाला करने का, बिला तफरीक एहतसाब का। ये मोटे मोटी चीज़ें जो हैं उनमें अगर आप देखें तो उन पर तो आप अमल नहीं कर रहे। आप इनको रुलाऊंगा, यानी आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या आपकी जो आज की अपोजिशन है या साबका जो हुक्मरान है, उनके एहतसाब की हद तक तो आपने किया है। उनमें से कोई भी उनका इम्पोर्टेंट लीडर नहीं है जो जेल ना गया हो। मगर रियासत मदीना की तर्ज पर आप कहते थे कि जनाब एहतसाब तो घर से होगा, तो घर से तो नहीं हुआ ना। एमनेस्टी दे दी आपने मोहतरमा हलीमा खान साहिबा को, उसके बाद अपने घर को जो बनी गाला वाला घर है वो तो आपके मंशूर में शामिल नहीं था कि वो अगर नहीं होगा, प्रॉपर चैनल बना होगा तो वो मैं उसका टैक्स जो है वो 12 लाख रुपए में इतना बड़ा घर जो है वो लीगलाइज करवा लूँगा। वो तो कभी नहीं था, ये आपके मंशूर में नहीं था। आपके मंशूर में ये तो नहीं था कि जुल्फी बुखारी का नाम ECL में यूँ निकल जाएगा। आपके मंशूर में ये तो नहीं था कि जो बंदा जिनको अदालतें कहें कि जनाब ये लोग ठीक नहीं, आप उनको लगा देते हैं। आपके मंशूर में कब था कि गैर मुंतखब लोगों को आप लाकर बिठाएंगे अपनी काबीना के ऊपर और आपकी काबीना फिर चीखती रहेगी। तो मंशूर में तो आपको बहुत कुछ था जो अब शायद आपको याद भी नहीं, या शायद आप याद ही नहीं करना चाह रहे। तो सच बोलने का जो था आपका वादा खान साहब, सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आप सच बोल लेना कौम से, जो आपके मंशूर का सबसे पहला और बड़ा नुकता था, तो फिर आप अपने मंशूर पर मुकम्मल अमल कर पाएंगे। मतलब सच बोलेंगे ना, आपने सच बोला कि मैंने नौकरियां देने के लिए मैं हुकूमत में आया था, तो नौकरियां देंगे, फिर आप छीनेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे कि ये जनाब मैं सच बोल रहे हैं आप, तो फिर आपको याद होगा कि आपने 50 लाख घर देने का कहा था, यहाँ तो आपने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया तजावुज़ात के नाम पर, अपना घर लीगलाइज कर दिया। तो सिर्फ सच बोलने वाले मंशूर का एक नुक्ते पर अमल कर लें खान साहब, तो फिर वाकई लोग जो हैं वो मान जाएंगे कि आप अपने मंशूर पर अमल कर रहे हैं और आप कठपुतली नहीं है। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कठपुतली नहीं हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।